Hello students, I am Hirsing Solanki from Resonance family. So today we are going to discuss our unit 8 that is biomechanics and sports. थोड़ा सा फिजिकल बेस्ड आपकी यूनिट है, देखते हैं क्या है, किसकी क्या जरूरत पड़ी, इसका क्या मीनिंग होता है, आपका स्पोर्ट्स के अंदर इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, आपके जो फिजिक्स के लॉ हैं जो 10th अपने 9th 8th क्लास में अपने जो पढ़े थे, नॉर्मल बेसिक्स से न्यूटन्स के लॉ हो गए, फ्रिक्शन हो गया, ये सब चीज़ें हैं. तो मेजर इसका काम है, इस यूनिट का मकसद क्या है कि स्पोर्ट्स में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या जरूरत इसकी पड़ रही है, किस तरह से इसके अपन को काम आती है बायोमैकेनिक्स. ठीक है, वो देखने चल रहे हैं अपन. सबसे पहले बात करते हैं आपके 5 टॉपिक क्या क्या दिए हुए हैं इसके अंदर. सबसे पहला आपका आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के लॉ है, अपन ने 8th 9th 10th में भी पढ़े हैं. ठीक है, उनका स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से वो अपन को यूज हो रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं. मेजर काम इसका यही है, मकसद इसका यही है इस यूनिट का कि स्पोर्ट्स के अंदर आपके लॉज या फिर आपके ये टर्म्स जो हैं ये किस तरह से काम आ रहे हैं. ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका जो, अगर अपन लास्ट ईयर के सिलेबस और इसके ईयर की बात करें तो आपका ये टॉपिक एड ऑन हुआ है नया, टाइप्स ऑफ लीवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. नया है, देखेंगे क्या चीज़ है. फिर आपका आता है इक्विलिब्रियम, सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा है अपन ने. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ है. फिर उसके बाद आपका आता है फ्रिक्शन और प्रोजेक्टाइल. बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बच्चों की लेवल का पढ़ना है, 10th क्लास तक का पढ़ना है. 12th के अगर आप देखें बात करें सिलेबस में तो अपन को इतना ही दिया हुआ है. अगर आप इसमें फिजिकल मास्टर्स करते हैं तो ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है सब चीज़ें. तो फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की. पहले बात कर लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या चीज़ है. ये आप मान के चलें कि ये फिजिक्स की एक टर्म है या फिर फिजिक्स की ही ब्रांच कह लो इसको, कि आपकी बॉडी किस तरह से मूव कर रही है. ठीक है, या फिर किस तरह से आपके मूवमेंट का, किस तरह से आप मान के चलें कि किस तरह से मूवमेंट का आपकी हरकत हो रही है, किस तरह से बॉडी वर्क कर रही है, फोर्स जनरेट कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है, वो सब चीज़ आपको बायोमैकेनिक्स बताती है. इतनी सी चीज़ है. सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ की. पहले तो मीनिंग आ गया, जैसे ही आ गया बायोमैकेनिक्स. इसको थोड़ा इसमें देख लेते हैं. हाँ, बायोमैकेनिक्स इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, मान लिया. द टर्म बायोमैकेनिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड मैकेनिक्स. हियर बायो इज अ ग्रीक वर्ड that refers life or living, and mechanics refers to the field of physics, the forces that act on bodies in motion. जो फोर्स आपकी बॉडी जनरेट कर रही है या जो मूवमेंट कर रही है वो किस तरह से कर रही है वो आपको बायोमैकेनिक्स बताती है. उसी के बारे में ही इसका मतलब है, मीनिंग इसका ये हो गया इतना सा. मेजरली अपन बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ की. सबसे पहले नंबर आपका आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया. 10th तक सबने पढ़ा है न्यूटन के लॉ. कोई कॉमर्स से होगा, कोई फिजिक्स को अपने आर्ट्स से भी होगा, तब भी आप मान के चलें कि इतना तो उन्होंने 10th में पढ़ा ही है. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है सब जानते हैं. पहले तो कि न्यूटन के 3 लॉ हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट नंबर का हो गया आपका. इनर्शिया क्या चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा या फिर जब तक रेस्ट पोजिशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए. यही चीज़ है इतनी सी. तो मेजर काम इसका क्या है, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या चीज़ है कि किस स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल इसका मस्ट है. आप मान के चले आप कुछ भी अगर आप कर रहे हैं न्यूटन के लॉ, आप कितना लिख के आ जाओ कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को जब तक आपने उसका एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं दिया है. ये आप ध्यान रखेंगे. तो अपन जानते हैं, अपन ने बात हो गई कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या हो गया, जिसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या होगा, कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पोजिशन पे रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए या फिर जब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं रोका जाए. तो उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे आगे देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस लॉ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ये मेजर चीज है. क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, स्टार्टिंग इन रोविंग. आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ये एग्जांपल देके, स्टार्टिंग इन रोविंग कौन से लॉ का एग्जांपल है. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल है ये. स्टार्टिंग ऑन रोमन रिंग्स, ये सब चीजें क्या है आपकी जिम्नास्टिक के अंदर आती है. रोमन रिंग्स को बोलते हैं, इस तरह की रिंग होती है, पकड़ के आप स्टार्टिंग करते हैं, वो हो गया. स्टार्टिंग इन स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब स्प्रिंट रेस लगाते हैं अपन, 100 मीटर की हो गई, इस तरह से स्टार्ट लेते हैं, रेस्ट पोजीशन पे है, तब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा अपन इंटरनली, तो अपन मूव नहीं करेंगे, वही चीज़ है. फिर आपका हो गया स्टार्टिंग इन थ्रोविंग द हैमर. हैमर होता है, आप सर्च करना अगर आपको नहीं पता है हैमर क्या होता है, चेन वाला ऐसा होता है, नीचे गोला होता है, इस तरह से घुमा घुमा के फेंकते हैं, वो होता है हैमर. रेजिंग एन अपोनेंट इन रेसलिंग, ये सब चीज़ आपको, ये एग्जाम्पल है आपके मेन है, यही नंबर है, इसी से नंबर मिलने वाले हैं. आप ये इतने डेफिनेशन लिख के आ जाओ, कोई नंबर नहीं देगा वो आपको. मेजर आपका यही काम है इसमें कि आपके स्पोर्ट्स के अंदर इसका क्या एग्जाम्पल है, यही आप लिख कर आएंगे तो ही आपको नंबर मिलने वाले. इतनी सी बात करेंगे सिर्फ कि आपका कौन सा एग्जाम्पल किस गेम के अंदर, किस स्किल के अंदर आपका एग्जाम्पल इसका फिट होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ एक्सिलरेशन.
सेकंड लॉ आपका क्या आ गया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। क्या हो गया, इसको बेसिकली अपन जो देखते हैं वो फॉर्मूला है फिजिकल टू एम ए वाला, ठीक है। मास और एक्सीलरेशन वाली बात हो गई कि आपका किसी बॉडी का अगर एक्सीलरेशन या फोर्स जितना जनरेट होगा तो आपके मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। जैसे हो गया इट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ चेंज इन द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mean if two unequal forces are applied to objects of equal mass, the object that has greater force applied will move faster। बेसिक चीजें पढ़ा हुआ है अपन ने सबने, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्या हो गया, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, ये इफ अ बेसबॉल प्लेयर हिट्स अ बॉल विद द डबल फोर्स, बेसबॉल का प्लेयर है, खड़ा है, स्पीड से बॉल आई, उसने इसी स्पीड से मारी वापस, तो आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। क्रिकेट के अंदर बॉल आ रही है, उसको अपन इसी तरह से पीछे हाथ ले जाते हैं, वो आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो जाता है। फिर आपका हो गया थ्रोविंग हैमर थ्रो फेंकते हैं अपन इस तरह से उसी मास एक्सेलरेशन के साथ में, तो वो आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाता है। ये 2-3 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आ गया लॉ ऑफ रिएक्शन। इससे काफी आपके 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, सब जानते हैं कि आप जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट एक्शन और रिएक्शन में आपको होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सब जानते हैं, बहुत बेसिक सा है, सबने सुना हुआ है। इसके एग्जाम्पल है ये स्विमिंग, शूटिंग, ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल, हाई जंप। स्विमिंग, आप स्विमिंग कर रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हो उतना आपको पानी से भी आपका फोर्स रिएक्शन आपको मिल रहा है, इक्वल और अपोजिट। शूटिंग हो गया, आप बंदूक से आप जैसे गन शूट करते हैं, ठीक है, उतना झटका आपको शोल्डर पे लगता है, तो वो आपका हो गया इसका एग्जांपल। ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल में आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करेगा, वो किस तरह से फंसा नहीं करेगा, जैसे आपको एग्जांपल देगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लोग बच्चे क्या है काफी थोड़ा भावना में भेज जाते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो रहा है, नीचे जा रही है बॉल, लेकिन बेटा नीचे जाने के बाद वापस भी तो ऊपर आ रही है, तो उसमें एक्शन रिएक्शन उसका काम कर रहा है, लॉ ऑफ रिएक्शन का याद रखना है। ये कई बार पूछा जाता है, तो अपन कहीं गलती से क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करके आ जाते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ठीक है। फिर आपका होता है हाई जंप करते हैं, पैरों से जब फोर्स लगाया उसने आपके नीचे फ्लोर से भी, जमीन से भी आपको अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। इतनी सी बात थी बस, लॉ के न्यूटन के लॉ तीनों हो गए कंप्लीट। इनके अपन ने एग्जांपल देखे, ये एग्जांपल आपके मेन है, ये याद रखने कि किसके एग्जांपल हैं इस लॉ के, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ लीवर्स। ये आपका नया एड ऑन जो हुआ है, टाइप्स ऑफ लीवर क्या चीज है, वो लीवर नहीं, अपने अंदर जो है वो वाला नहीं, क्या है देखो। लीवर एक होता है रिजिड बार के रूप में, देखो अपने बॉडी की पोजीशन देख सकते हैं कि अपनी बॉडी एक तरह का रिजिड बार बनाती है, उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करती है, फोर्स जनरेट करती है, या स्पीड अगर बात करें तो वो बनाती है, या फिर एक बैलेंस बनाती है एक तरह से अपनी बॉडी, तो वो एक लीवर का काम करती है बॉडी इस तरह से। किस तरह से देखो लीवर किस तीन से बना है, इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं अपन कि क्या चीज है। इसी एक अपनी बॉडी मूवमेंट इस तरह से बनाती है, पोस्चर बनाती है कि उसके बाद अपन मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप देखते हैं लीवर 3 टाइप का होता है, याद रखना है क्या क्या, क्लास 1 लीवर, क्लास 2, क्लास 3, आपको ये याद रखना है। थर्ड क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर और सेकंड क्लास लीवर किस 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ये आपको ये याद रखना है। बात रखनी है क्या, सबसे पहले जैसे आप मान के चलें कि आपको इस तरह से बना देते हैं अपन यहाँ पर। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एक्सिस, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सिस, ठीक है। बात बताता हूँ क्या चीज है, एक्सिस क्या है और ये सब क्या है, देखो। फिर आपका आता है फोर्स, ठीक है, एक्सिस हो गया आपका, फोर्स हो गया। फिर आपका आता है रेजिस्टेंस, क्या होता है देखो कि अपने जो जॉइंट हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो जॉइंट हैं वो एक्सिस का काम करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है, एक्सिस को बोलते हैं अक्ष। अपने जॉइंट जैसे ये हो गया, ये एक्सिस का काम कर रहा है, ये अगर अपन कुछ बॉल फेंक रहे हैं तो अपना जो ये शोल्डर हो गया या नी होगी, अपनी एक्सिस का काम कर रही है। उसी के अंदर आप देखें कि अपनी जो मसल्स हैं ये फोर्स का काम कर रही है, ये मसल्स हैं ये फोर्स का काम करती हैं। अपनी जो बोन हो गई ये हो गया आपका लोड का काम करती है, अपना जो लोड उठाती है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब कैसे डिफाइन करना है कौन सा फर्स्ट क्लास है कौन सा सेकंड क्लास है, तो ये याद रखना है। ये आपको ये चीज देखेंगे कि अगर जैसे आपकी कोई बॉडी है, आपने कोई मूवमेंट करी, अगर आपका जो एक्सिस है वो अपने लोड
और फोर्स के बीच में अगर आया तो आपका फर्स्ट क्लास लीवर होगा। क्वेश्चन नया एड ऑन हुआ है, जरूर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके साथ, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या है देखो, जैसे क्लास 1 लीवर्स हैव द फल्क्रम बिटवीन द एफर्ट, ये हो गया फोर्स, इसको बोलते हैं एफर्ट, ठीक है, एंड लोड, ये हो गया लोड यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बीच में आपका फल्क्रम है, ये एक्सिस है जिसको फल्क्रम भी बोला जाता है। ये याद रखेंगे कि अगर आपका फल्क्रम जो है एफर्ट और लोड के बीच में है, कैसे पता चलेगा आप खुद देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हो गया आपका, इसका एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले, तो आपका कहला है जैसे एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लीवर आर द प्लेग्राउंड सीसो। सीसा आपने देखा है सबने, अपन जो पार्क के अंदर जो झूला झूलते हैं, सीसो हो गया इस तरह से। तो उसमें एक्सिस कहाँ है, बीच में होता है, एक तरफ लोड है एक तरफ फोर्स हो रहा है, जो ज्यादा लोड होगा ज्यादा वो नीचे आएगा, वही सब चीज होगी, बैलेंस का काम करता है। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है आपके बैलेंस का काम करता है, ठीक है। अब आप नाव चलाते हैं, ठीक है, आप नाव चलाते हैं इस तरह चप्पू चलाते हैं, तो आपने पकड़ा है, ठीक है, वहां तो आप कर रहे हैं फोर्स जनरेट, ठीक है। बीच में आप जो उसकी जो क्लिप होती है वहां हो गया उसका फल्क्रम, फिर जो आप जो पानी के वहां जो उसका फोर्स जो जनरेट हुआ, लोड जान लगा उसको, तो वो हो गया दोनों के बीच में फल्क्रम, कहाँ हो गया, बीच में, फोर्स और लोड के बीच में हो गया फल्क्रम, तो आपका कहलाएगा फर्स्ट क्लास लीवर। ये हो गया, आप सीसा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया आपका द वेयर द फोर्स इज अप्लाइड बाय द रोवर द फल्क्रम इज द ओवरलॉक एंड द वाटर ऑफर्स द रेजिस्टेंस। ये कहाँ हो गया आपका, रोवर्स ओर में, यानी आप वही जो बोला अपन ने, नाव वगैरह चलाते हैं अपन, ठीक है। इससे में एग्जाम्पल आपका दे रखा है, ये क्या चीज है, ये इसको बोलते हैं इसको, ये अगर आप बात करें, ये जॉइंट है जो आपके यहाँ नेक में पाया जाता है, इसका क्या नाम है, अगर आप बात करें इसके नाम की, तो ऑक्सीपल मेटलागोटा करके नाम है इसका, करके आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल मेटलागोटा करके, तो ये आपका यहाँ बनता है एक्सिस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सिस, नीचे आपका हो गया, इन्होंने क्या ले रखा है यहाँ पे हाँ, तो ये आपका हो गया यहाँ रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका एक्सिस, और यहाँ हो गया आपका फोर्स। इस मसल से, फोर्स हमेशा मसल से जनरेट होती है, आपको याद रखना है, फोर्स हमेशा मसल से जनरेट होगी। लोड आपको यहाँ पर आ रखा है और एक्सिस इसका ये हो गया जॉइंट, इतने से बात याद रखना है, ठीक है। फिर आपका आता है सेकेंड लॉ, मतलब सेकेंड लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, एक क्लास 2 याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आप कैसे हो गया, इसका एग्जाम्पल ये हो गया लॉन्ग जंप का, किस तरह से देखो बात करते हैं। आपका एक्सिस कहाँ होगा इसके अंदर, वो बात करते हैं। बीच में क्या होगा, लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में होगा आपका फल्क्रम यानी एक्सिस, इसके अंदर आपका होगा लोड, ये लोड हो गया, ये हो गया आपका फल्क्रम, ठीक है। यहाँ हो गया आपका फोर्स यानी एफर्ट। कैसे हो रहा है, या इसको एफर्ट बोल देते हैं। ये इसका एग्जांपल लॉन्ग जंप का, किस तरह से देखो, ये पैर आपका ये रहा, इसको कलर चेंज कर देते हैं। जॉइंट कहाँ है इसका, जॉइंट आप कह दो कि एंकल में है, नहीं, लेकिन एंकल क्यों नहीं है इसका, आपने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसका पूरा जो फोर्स है अपने बॉडी का कहाँ बना हुआ है, मूवमेंट किसके ऊपर हो रही है, इस जॉइंट के ऊपर, आपका जो टो है उसके जॉइंट के ऊपर आपकी पूरी मूवमेंट हो रही है, तो वो होगा आपका फल्क्रम। लोड कहाँ पर आ रहा है आपका, और फोर्स कहाँ जनरेट हो रही है, फोर्स आपकी हो रही है काफ मसल्स हो गई आपकी, जो इसको बोलते हैं पिंडी हिंदी में, ठीक, काफ मसल हो गया आपकी, यहाँ से आपकी फोर्स जनरेट हो रही है, और आपका लोड जो हो रहा है ये हो गया यहाँ पर इस हड्डी पे, तो बीच में क्या हुआ आपका लोड, फल्क्रम हो गया एक तरफ, एफर्ट हो गया एक तरफ, बीच में हो गया लोड। तो खुद को एक डिसाइड करना है कि बीच में क्या आ रहा है, और एफर्ट कहाँ से लग रहा है, या फिर फोर्स कहाँ से जनरेट हो रही है, तो वही आपका अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये कहाँ का चीजें बनी हुई है, तो इस हिसाब से आप बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल के अंदर ये वाला लीवर लगा हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास 2 लीवर्स हैव लोड, जो कि रेजिस्टेंस है आपका बीच में, बिटवीन द एफर्ट फोर्स एंड फल्क्रम, फल्क्रम के बीच में आपका लोड होगा, ठीक है। फिर आपका मेजरली आपको याद रखना है कि हाई जंप इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे हो गया टेकिंग ऑफ फॉर अ जंप, ठीक है। फिर हो गया वॉलीबॉल में आप बैक शॉट लगाते हैं, ब्लॉक अ शॉट, मतलब बैक शॉट नहीं ब्लॉक लगाते हैं, जैसे ब्लॉक करने के लिए आपको नेट के ऊपर उछलना पड़ता है, ठीक है, वही सब बात है। हाँ, तो आपको
उछलना पड़ता है ब्लॉक करने के लिए नेट के ऊपर। तो जब उछलते हैं तो भी आपके पैरों का वही काम आता है, वही सब चीज़ है। जहाँ आपको उछलने का काम आ रहा है तो वो होगा आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आप याद रखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हो गया आपका ताकत का काम करता है, यानी जहाँ आपको जब वजन उठाना है ज़्यादा तो आप इजीली आप लीवर, आपका सेकंड क्लास लीवर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सेकंड थर्ड नंबर पे आपका आता है क्लास थर्ड लीवर, जो कि होता है आपका गति पैदा करने वाला। किस तरह से हो गया देखो, इसके अंदर आप देखेंगे कि एफर्ट जो फोर्स है ये बीच में होता है, ये फोर्स आपका बीच में है, रेजिस्टेंस यहाँ आ रखा है और एक्सिस एक तरफ आ रहा है। क्या होगा, किस तरह से बाइसेप कर्ल इसका एग्जांपल कहते हैं, देखो किस तरह से बाइसेप कर्ल में आपका एक्सिस बना हुआ है, ये आपकी एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, फोर्स आपका जनरेट हो रहा है आपकी बाइसेप मसल से, और आपका रेजिस्टेंस आपने लोड जहां ले रखा है वो हो गया हाथ के ऊपर। तो बीच में क्या आया आपका एफर्ट यानी फोर्स। ये आपका बाइसेप कर्ल का एग्जांपल है। ऐसा नहीं आप सोचें कि ये पहले आ रहा है, यूं नहीं बन रही मूवमेंट, मूवमेंट यूं होती है। अब यूं हो रही है अगर मूवमेंट तो आपकी बाइसेप कर्ल आगे है, एल्बो जॉइंट पीछे है, तो बीच में आपका हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बीच में आपका हो गया एक्सिस, बीच में हो गया आपका ये फोर्स जो कि हो गया थर्ड क्लास लीवर। इतनी चीज है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी देख, कुछ भी थ्रोविंग अगर आपका इवेंट है, जैसे आप फुटबॉल थ्रो कर रहे हैं, आपको हैमर थ्रो हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, टेनिस रैकेट वाले जो गेम हो गए, इन सब के अंदर आपका थर्ड क्लास लीवर लगता है। ये आप याद रखेंगे। मेन बात मेजरली आपको बताई है मैंने कि बाइसेप कर्ल हो गया, फुटबॉल थ्रो हो गया, किकिंग अ बॉल हो गया, हैमस्ट्रिंग कर्ल हो गया, कुछ भी आपके रैकेट वाले गेम्स हो गए, इन सबके अंदर आपका क्या आएगा, थर्ड क्लास लीवर आएगा। इतनी सी बात है। ये एग्जाम्पल याद रखने, एग्जाम्पल के ऊपर आप क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये आपका लीवर था इतना सा। फिर आपका आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सब जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था, बॉडी बैलेंस इस तरह से कहते हैं जिसको कि हाँ बैलेंस की अवस्था आ चुकी है। क्या होता है, कहाँ पर काम आती है, मेजरली अपन देखते हैं। एक किसी का कौन सा एग्जाम्पल है आपका फोर्स का, यानी इक्विलिब्रियम का। क्या चीजें देखो, इक्विलिब्रियम पहले तो बात करेंगे, दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। क्या होता है स्टैटिक? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन अ स्टेबल पोजीशन व्हेन वन सिटिंग जिम्नास्टिक परफॉर्मिंग अ हैंडस्टैंड इन जिम्नास्टिक। स्टैटिक क्या हो गया इक्विलिब्रियम आपका, कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी स्थिर है, एक जगह टिकी हुई है, आप बैलेंस बना रखा है आपने। जैसे हैंड स्टैंड करते हैं जिम्नास्टिक के अंदर, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह स्थिर है, तो वो आपका कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर आपका आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज स्टेट इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन मोशन। जैसे व्हेन वन इन रनिंग और परफॉर्मिंग अ कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक। याद रखेंगे, कार्टव्हील जो मारते हैं जिम्नास्टिक के अंदर इस तरह से घूमते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मोशन करती रहती है उनकी, तो वो होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इतनी चीजें। प्रिंसिपल क्या है इसके, इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स स्टेबिलिटी इज यूजुअली रेफर्ड टू एज बैलेंस। याद रखना, बैलेंस बनाने के लिए आपका इक्विलिब्रियम काम आता है। जैसे कहाँ हो सकता है, आप स्टार्ट करते हैं 100 मीटर स्प्रिंट का, आप इस तरह से आप ऑन योर मार्क हो गए, सेट जब बोलते हैं तो आपकी बॉडी इस तरह से आती है, तो बैलेंस बनाने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा सेंटर में रखते हैं, तो वो आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ। फिर आपका आता है ये द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द बेस ऑफ सपोर्ट। ये प्रिंसिपल है इसके, द ग्रेटर द स्टेबिलिटी, जितना आप नीचे रखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, उतना आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको बैलेंस मिलेगा। फिर आपका आता है द नियरर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट द मोर स्टेबल ऑफ द बॉडी। प्रिंसिपल्स है, मेन टॉपिक याद रखने, सबने पढ़े हुए किस तरह से, तो आपको याद रखना है बस। फिर जैसे आपका आ गया स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय वाइडनिंग द बेस ऑफ सपोर्ट। आप सपोर्ट जिसको ले रहे हैं आपको थोड़ा सा चौड़ा वाइड होना चाहिए, थोड़ा वो सरफेस, तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितना वेट होगा बॉडी का, या तो आपके उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी आपकी। जैसे हो गया प्रिंसिपल बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, इनमें आप बात करेंगे अकॉर्डिंग आपके वेट के अकॉर्डिंग ये गेम होते हैं, वो वाली बात है। फिर आपका आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सब जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपनी जमीन से अपन को लगता है, मिलता है, ठीक है, धरती से, तो वही अपने बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जैसे ज़्यादातर अपने यहाँ पाई जाती है, इसको बोलते हैं नाभि के अंदर। तो वही चीज़ है, उसको सेट रखना, उसको अपने बैलेंस बना के रखना। अपने कुछ गेम के अंदर अपनी स्किल के अंदर अपन थोड़ा चेंज भी करते हैं। जैसे आप मान के चलेंगे वॉलीबॉल में अगर जब स्मैश करता है अपोनेंट वाला, तो अपन डिफेंस जब करते हैं तो अपनी बॉडी को नीचे लेके जाते हैं, यानी स्टेबिलिटी बनी रहे, अपन अनबैलेंस ना हो। वही सब चीज़ें हैं, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ काम आती है। इन ह्यूमन बॉडी द सेंटर ऑफ
वेट इज नॉन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपका जो वेट का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। इतनी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा अप्लाई देखेंगे कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है, बस उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। फिर आपका आता है फ्रिक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन क्या चीज़ है? वही आपके जो जहाँ आप फोर्स कर रहे हैं जिस डायरेक्शन के अंदर, उसके अपोजिट जो आपका फोर्स जनरेट हो रहा है वो आपका कहलाता है फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। बेसिक चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, बॉडी अरेस्ट, वही चीज़ है जो बॉडी, अब जैसे आपने फुटबॉल को थ्रो किया, ठीक है, वो अपने आप रुकी कैसे? कहीं ना कहीं उसको फ्रिक्शन हुआ है सरफेस से उसका, तभी जाके वो रुकती है। फ्रिक्शन क्या होता है, किस टाइप का होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या है देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? द अपोजिंग force that comes into play when one body tends to move over the surface of another but the actual motion has not yet started is called static friction। मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ यहाँ रखी है, कोई टेबल रखी है, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लगा हुआ है, तभी वो स्टेबल है, वो इधर उधर नहीं गुड़क रही। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जहाँ रुकी हुई है लेकिन फ्रिक्शन लगा हुआ है उसके अंदर, वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आ गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग मतलब हो गया स्लाइड कर रही, जैसे हो गया पोल वोल्ट। अपन देखते हैं पोल वोल्ट जिसके अंदर घूमता है हाथ और पोल वोल्ट वहीं रहता है, इस तरह से वो हो गया स्लाइडिंग। किस तरह से देखो, और आइस स्केटिंग हो गया एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट है। आइस स्केटिंग, स्केट कर रहे हैं, वो स्लाइड हो रहा है, फिर भी उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। किसी किसी गेम के अंदर आपको फ्रिक्शन हेल्प करता है, कोई सा फ्रिक्शन से स्लाइडिंग आपको हेल्प करेगा आइस स्केटिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आइस स्केटिंग के अंदर अगर अपन देखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएं तो वो आपको डिक्रीज करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। तो कहाँ आपको बेनिफिशियल हो रहा है, कहाँ आपको डिक्रीज कर रहा है, तो वही सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग हो गया वही जो जितनी भी जो बॉल्स हो गई वो रोल कर रही हैं अगर सरफेस के ऊपर, तो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। एक पॉइंट पे आके उस बॉल का तो फ्रिक्शन संपर्क उसका जमीन से होता है, आपको ये याद रखना है। फिर आपका आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, वो पानी के अंदर जो हो गया, ठीक है, आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन लग रहा है, जोर लग रहा है, घर्षण आपका होता है, वो आपका होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हो गया, एग्जाम्पल होगा। सबसे पहले बात करेंगे मेजरली एथलीट जो होते हैं रेस और जंप के उसके अंदर स्पाइक वाले शूज का इस्तेमाल करते हैं, ये इसका एडवांटेज है फ्रिक्शन का। थोड़ा सा रीड करेंगे, ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रीड कर लेंगे एक बार। फिर आपका हो गया जिम्नास्टिक्स के अंदर यूज लाइम ऑन देयर पाम्स, हाथ के अंदर वो स्लाइड फ्रिक्शन करने के लिए वो पाउडर का भी यूज़ करते हैं, वो सब लाइम का यूज़ करते हैं, तो वो वाली बात होगी। रोमन रिंग्स के अंदर फ्रिक्शन के लिए या ऑन हॉरिजॉन्टल बार, अनइवन बार्स एंड रोमन रिंग्स के लिए, वो सब चीज़ें हैं आपको यूज़ हो रहा है। डिसएडवांटेज कहाँ इसके देखो आगे जाके नहीं है, चलो कोई नहीं, एडवांटेज ही बहुत है, इतना लिखना है। ज़्यादा वो एडवांटेज नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा गेम के अंदर कहाँ इसका क्या रोल इसका आ रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की क्या जरूरत पड़ी, प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ होती है, तो प्रोजेक्टाइल की याद रखेंगे अपन कि प्रोजेक्टाइल एक एंगल है जो कि आप हवा में किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, जैसे ये हो गया जेवलिन, जेवलिन को अपन थ्रो कर रहे हैं, किस एंगल में आपको फेंकना है, ये जो आपका पाथ बना ये आपका कहलाता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा सा। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द स्पेस आइदर हॉरिजॉन्टली और एन एक्यूट एंगल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। तो ये याद रखनी है, काम की चीज़ है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है, 3 नंबर में पूछ लेगा, 5 नंबर में भी पूछ लेगा कहाँ इसका यूज़ हो रहा है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ भी आपको चीज़ फेंकनी पड़ रही है उसको आपको सही एंगल चाहिए आपको, तो आपको प्रोजेक्टाइल का यूज़ हो रहा है। जैसे हो गया अ पिस्टल इन शूटिंग, ठीक है, द एरो इन आर्चरी, यानी आर्चरी में आप तो कमान चला रहे हैं इस एंगल में जाएगा, वो आपको ये बताता है। पुटिंग द शॉट, जैसे थ्रोविंग अ हैमर, शॉट पुट है, अब गोला फेंकते हैं अपन, वो किस एंगल में 45 डिग्री में जाना चाहिए। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितना आपको प्रोजेक्टाइल आपका होना चाहिए एंगल, तो 45 डिग्री आपका बेस्ट होता है, इससे आप ज़्यादा दूर तक कोई चीज़ को फेंक सकते हैं। जेवलिन हो गया, डिस्कस हो गया, हैमर हो गया, ये सब आपके फेंकने वाले प्रोजेक्टाइल के अंदर आते हैं। एथलेटिक्स एंड लॉन्ग जंपर वाइल परफॉर्मिंग जंप, ये हो गया आपका, ये आपका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो आपका एग्जाम्पल है, परफेक्ट आपको ये याद रखना, काम की चीज़ इसके अंदर यही है ठीक है। जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, इन जेवलिन थ्रो अ जेवलिन इज थ्रोन टू द मैक्सिमम डिस्टेंस, इन जेवलिन थ्रो थ्रोवर runs a short distance to get some amount of momentum and then throws the javelin. The javelin travels a certain distance and then falls down following a parabolic path. ये parabolic path आपको याद रखना है, इतनी सी बात है कि कहाँ इसमें यूज हो रहा है, कहाँ इसका बेनिफिशियल एडवांटेज आपको मिल रहा है। जैसे इसको हो गया आपका
हाई लॉन्ग जंपर हो गया, टेक जंप्स एट ऑल एंगल ऑफ 43 फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टर। क्या आपके फैक्टर्स में अफेक्ट करते हैं, क्या क्या होगा आपका? सबसे पहला आका आता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसका एंगल कितना होना चाहिए ये आपको याद रखना है। जैसे हो गया 45 इज द बेस्ट एंगल ऑफ अचीविंग मैक्सिमम डिस्टेंस, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मेजरली यही चीज याद रखनी है, काम की बात यही। प्रोजेक्शन हाइट रिलेवेंट टू द लैंडिंग सरफेस, हाइट आप उस हिसाब से दें कि आपका सरफेस जो है यहीं पर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब यहाँ से फेंक रहे नीचे खाई में जा रहा है, ऐसा नहीं ठीक है। फिर आपका आता है इनिशियल वेलोसिटी, उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो आपका इसमें इफेक्ट करता है। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल मस्ट है, मेन है। ग्रेविटी आपका इसमें काम करती है, पता चला आपने कोई भारी चीज़ फेंकी है, उसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लग रही है कि वो जल्दी से नीचे आ रही है, तो प्रोजेक्टाइल आपका पाथ जो है, पैराबोलिक जो है, वो किस टाइप का होना चाहिए वो इफेक्ट करता है इसके अंदर। फिर आपका हो गया एयर रेजिस्टेंस, बेसिक सी चीज़ें देखो, कोई पेन फेंकेंगे या चौड़ा कोई पत्थर फेंकेंगे, ज़्यादा तेज गति से क्या जाएगा ये, क्योंकि इसका एयर रेजिस्टेंस कम है, इतना सा पॉइंट है, वो वाली बात है। उस शेप में जो होता है तेज आपको एयर को काटते हुए जाएगा ये पेन, तो वाली बात है। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स थ्रू द एयर इज स्लो डाउन बाय एयर रेजिस्टेंस, आपको ये याद रखना है, एयर रेजिस्टेंस काम की चीज़ है, आपका जरूर आता है। फिर आपका हो गया सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, ये सब चीज़ें आपकी इसमें काम आती हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया स्पिन, कोई बॉल हो गया आपकी स्पिन करती हुई जा रही है, जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्पिन करते हुए जाते हैं, ज़्यादा दूर जाती है, ठीक है, तो वाली बात है, स्पिन करते हुए जाएंगे तो फ्रिक्शन उसका, रेजिस्टेंस उसका कम होता जाएगा, वो वाली बात है। फिर आपका जैसे आता है सीधा क्वेश्चन, आपका इतना सा था, बायो मैकेनिक्स छोटी सी यूनिट है, थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ें हैं, आपके पास एग्जाम्पल याद रखने हैं किसी भी टर्म्स के। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब हो गया न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है। क्या हो गया आपका स्टार्टिंग इन रोविंग, अपन ने बात करी थी सबसे पहले, बिल्कुल है इसका एग्जाम्पल। स्टार्टिंग ऑन रोमन रिंग्स, बिल्कुल है। रेसिंग इन ओपोनेंट इन रेसलिंग, ये सब इसके न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। कोई भी चीज़ तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहती है तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, या फिर तब तक मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, वही चीज़ है। फिर आपका आता है द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन जो हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ, किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बिल्कुल नहीं, ये लॉ का फर्स्ट लॉ है न्यूटन का। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी नहीं है। लॉ ऑफ मोमेंटम इसको बोला जाता है, ठीक है, वही मोमेंटम एक्सेलरेशन वाला हो गया आपका। फिर आपका आता है ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ, जो अपन ने बात करी थी कि किसका एग्जाम्पल है आपका, ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल, ड्रिबल कर रहे हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। कहाँ हो गया आपका ये लॉ ऑफ रिएक्शन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको याद रखना, मैंने आपसे पहले कहा था इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्पल बेस्ड। फिर आपका आता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इज एन डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स लगाया आपने, वो आपने जो मूवमेंट करी, वो उसके कहाँ मोशन मूवमेंट करता है, उसके अपोजिट करता है। मैंने आपसे कहा था अगर आप कोई चीज़ इस तरह से आप घर्षण कर रहे हैं तो उसके विपरीत आपको अपोजिट उसको आपको फोर्स देखने को मिलेगा, तो आपका इसका आंसर होगा अपोजिट, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ओहो देखते हैं। स्मूथ सरफेस होगा, देखते हैं। ड्राई सरफेस, डिक्रीज इन वेट, ऑल ऑफ द अबव। फ्रिक्शन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे अपन ड्राई सरफेस के द्वारा। क्यों? क्योंकि ड्राई सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा तरीके से अच्छे से हो पाएगा। अगर आप बात करें स्मूथ सरफेस की, तो स्मूथ सरफेस आपका करेंगे कि आइस स्केटिंग के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं, रोलिंग या आइस स्केटिंग के अंदर जो स्मूथ हो गया आपकी, जो बर्फ आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं, तो स्मूथ सरफेस पे उसका बढ़ेगा, ठीक है। डिक्रीज इन वेट, अगर आप वेट कम करेंगे तो इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर ड्राई सरफेस रखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि डिक्रीज इन वेट के जगह कुछ और होता, तो इसका फिर आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है अगर इस टाइप से कहते हैं, अगर अपन अच्छा से इसका एग्जांपल होता है, तीसरा पॉइंट होता तो, ठीक है। फिर आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब आपका होता है वही जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी मूवमेंट कर रही है, बार बार साथ में मोशन कर रही है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं। जैसे आपका फर्स्ट हो गया परफॉर्मिंग अ कार्टव्हील, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है। परफॉर्मिंग हैंडस्टैंड इन जिम्नास्टिक, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका आपका आंसर होगा यही। रनिंग ऑन स्केट्स, बिल्कुल आपका मूवमेंट कर रही है, ठीक है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव चल रही है। जंप
ऑन ट्रेम्पोलिन, ट्रेम्पोलिन के ऊपर जंप करते हैं, वो आपका इसका एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या नहीं है, हैंडस्टैंड इन जिम्नास्टिक, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लीवर। बिल्कुल लीवर की बात करी थी अपन ने, इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, कंफर्म मान के चलें कि वही लिखा हुआ है पहले से ही। कैसे, क्या क्या चीज़ आपकी आती है इसके अंदर। सबसे पहले फलक्रम जो एक्सिस का काम करता है, फलक्रम कहाँ, ये रहा, ठीक है, और कहीं फलक्रम है ही नहीं, तो आपका आंसर होना ही नहीं चाहिए, आपको ये आंसर होगा लोड और एफर्ट। ये आपके 3 फैक्टर काम करते हैं कंपोनेंट लीवर के अंदर, ठीक है। टेकिंग स्प्रिंट स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक्स एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, बात करते हैं क्या चीज़ है। आप ब्लॉक से स्टार्ट लेते हैं स्प्रिंट रेस के अंदर, तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा, कौन सा लीवर लगता है उसके अंदर, किस तरह से लग रहा है। देखो कि जब आपकी जो काफ मसल हो गई, आपकी एंकल जो हो गया, उसके अंदर आपको सेकेंड क्लास लीवर देखने को मिलता है। कैसे, अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था, कहाँ एंकल में आपके जो एंकल टो का जो जॉइंट था, वहाँ पर आपका जो फलक्रम बन रहा हुआ है, ठीक है, आपका जो फोर्स जनरेट हो रही है वो काफ मसल से हो रही है, और आपका जो फलक्रम है यानी आपका जो लोड है वो बीच की हड्डी में आपके एंकल के वहाँ आ रहा है, तो आपका होगा सेकंड क्लास लीवर। जहाँ आपके पैरों का इस तरह से मूवमेंट है वहाँ आपको सेकंड क्लास लीवर होगा, ये कंफर्म मान के चले, ठीक है। तो इतना सा आपका यूनिट थी बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर के 2 नंबर के तो बनते ही हैं। तो एग्जाम्पल याद रखने, मेजरली आपको याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस चीज़ का है। आपसे स्किल पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, बस आप कितनी बड़ी इसकी पूरी डिटेल लिख दो न्यूटन के लॉ की, कोई मतलब नहीं आ जाता आपने एग्जाम्पल नहीं लिखे। तो मेजर इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल लिख के आने हैं, या फिर अगर एग्जाम्पल दे के पूछे तो आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं यूनिट 9 के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।